नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज है हमारा डे 3। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज 9:30 बजे हम रिवीजन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। 11 दिन में 11 चैप्टर्स का रिवीजन होने वाला है। आज है तीसरा दिन और आज हम रिवीजन करने वाले हैं मनी एंड इन्फ्लेशन का। बड़े ही बढ़िया तरीके से करेंगे, प्रिसाइज तरीके से करेंगे, जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका वेटेज देख लीजिए। 8 से 10 नंबर का वेटेज है। 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 10 मार्क्स विद ऑप्शन। तो देखिए, आप एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको स्किप मत करना। अच्छा खासा इजी सा जो चैप्टर है, आधा चैप्टर मनी के ऊपर है, आधा चैप्टर इन्फ्लेशन के ऊपर है। मैं समझाती हूँ आपको, बड़े आराम से समझना आ जाएगा। ठीक है, इजी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको मनी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपका सवाल आ सकता है बार्टर सिस्टम के बारे में। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क में या 2 मार्क में आ सकता है। तो आपको इसका मीनिंग और इसका लिमिटेशन, ये दो चीज बहुत ही क्लियरली लिखने आना चाहिए। तो मीनिंग में आप लिख सकते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे, लेकिन बदले में हमें पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि बदले में भी हमें गुड्स और सर्विसेज ही मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्लोथ है तो मेरे को बदले में है ना कोई दूसरा सामान मिल जाएगा, वीट मिल जाएगा। ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम चला नहीं बिकॉज इसके बहुत सारे लिमिटेशन थे। पहला इसका जो लिमिटेशन था वो है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। देखिए, जैसे जैसे हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती गई। अब ये जो ज़रूरतें हैं ना, ये पूरी नहीं हो पा रही थी बार्टर सिस्टम के अंदर। अब ये कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, अब सपोज मेरे पास राइस है। ओके, मेरे पास राइस है और मेरे को बदले में चाहिए एक्सचेंज, सॉरी एक्सचेंज में मेरे को चाहिए वीट। ओके, एक्सचेंज में मेरे को चाहिए वीट और मैं गई मार्केट में और मैंने सबको बोला भाई कि मेरे पास राइस है, मेरे को बदले में वीट दे दो। लेकिन मेरे को कोई वीट दे ही नहीं रहा है। मेरे पास बोल रहा है कि आप घी ले लो, क्लोथ ले लो, आयरन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वीट कोई दे ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम के बाद मेरे को वीट मिलता है। तो ये हमारा पहला लिमिटेशन है कि मेरे को जो वांट है वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। भाई, म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट हो ही नहीं रहा था बार्टर सिस्टम में। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। देखो, जो चीज़ मैं एक्सचेंज करके लेके आई ना, उसको मैं स्टोर ही नहीं कर पा रही थी ज़्यादा टाइम तक। अब जैसे सपोज मेरे को राइस के बदले घी मिला। ओके, अब वो घी कितने दिन स्टोर करके रखूंगी मैं, बोलो आप? साल भर रख लूंगी क्या? नहीं रख पाऊंगी ना भाई। जितना दिन मैं राइस या वीट रख सकती थी, उससे भी कम दिन मैं घी को रख पाऊंगी। तो मेरा तो लॉस ही हुआ ना, मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा उसको। तो ये दूसरी लिमिटेशन है जो सामने आई, और वो थी डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग। तीसरा जो हमारा लिमिटेशन सामने आया वो था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब सपोज मेरे पास 20 kg ऑफ वीट है। ओके, तो बदले में मेरे को कितना किलो राइस मिलेगा, ये एक सवाल आता है। सपोज मेरे पास 1 किलो घी है, तो बदले में मेरे को कितना किलो राइस मिलेगा, कितना किलो वीट मिलेगा? भाई, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी बार्टर सिस्टम के अंदर। तो ये एक तीसरी लिमिटेशन है जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला और उसको ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, और बार्टर सिस्टम के ख़त्म होते ही आया कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आया। नाउ लेट अस सी सी अब ये एक्सचेंज करने का जो हमारा प्रोसेस है, ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके, इसीलिए एक मीडियम को लाने की ज़रूरत पड़ी। और एक ऐसी मीडियम जो सब लोगों को एक्सेप्टेड हो। भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सभी लोग वो एक्सेप्ट करें, ऐसा हमको एक मीडियम लेके आना था। और फिर हम ऐसा एक मीडियम लेके आए। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि कॉमोडिटीज़, एनिमल्स या कोई गुड्स सर्विसेज ऐसे एक्सचेंज होते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, अब इसमें थोड़े और प्रॉब्लम्स थे। देखिए, जब एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था, बदले में सामान लिया जाता था, तो एनिमल्स तो भाई मॉर्टल है, बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, तो हमारा और फ़ायदे से ज़्यादा तो नुकसान ही हो जाता था। इसीलिए एनिमल्स को मनी के फॉर्म में नहीं देखा गया। उसके बाद भाई कुछ मिनरल्स एंड स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, फिर कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ऐसे करके है ना, मनी क्या हुआ, मनी का क्या बोल सकते हैं आप, मनी की शुरुआत हुई।
ठीक है। एंड अब ये जो हमारे मनी की शुरुआत हुई, इसको सेफ रखने के लिए बैंकिंग सिस्टम की भी शुरुआत हुई, ताकि हम आसानी से उन पैसों को ट्रांसफ़र कर सके, स्टोर करके रख सके। नाउ हम एग्जैक्टली समझते हैं कि अब ये मनी था क्या। मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। मनी एक ऐसा मीडियम था जिसको आप एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आपको कोई डाउट नहीं करना है, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कहीं भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली, व्हाट इज़ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी का तो मतलब आपको पता चल गया, फंक्शन ऑफ मनी समझ लीजिए कि मनी काम क्या क्या करता है। तो देखिए, पहला, मनी काम करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कुछ खरीदना है तो बदले में आप जो देंगे वो मनी होगा, ठीक है। आप ट्रेड कर रहे हैं तो बदले में आप जो भी देंगे वो क्या होगा, मनी होगा। अब इससे है ना, देखिए, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स था, वो जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, वो ख़त्म हुई, और हमारा जो एक्सचेंज है वो बड़ा ही आसानी से हो पा रहा है। अब अगर ये फार्मर है, इसके पास वीट है, तो वो आसानी से उसके बदले में उसको मनी मिल जा रहा है, और फिर वो उस मनी से घी ले, कपड़े ले, जो लेना है ले, और थोड़े से पैसे वो अपने फ्यूचर के लिए भी बचा सकता है। तो ये पहला मनी का काम है कि मनी वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, आप मनी को है ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए, अगर मैंने कोई गुड्स और सर्विसेज बनाए, मैंने उसको एक्सचेंज किए, बदले में मेरे को पैसे मिल गए, अब पैसे ज़्यादा हो गए तो मैं उसको स्टोर करके रख दूंगी, ताकि फ्यूचर में अगर मेरे को कोई दिक्कत है, कुछ ज़रूरत है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा एनिमल्स में नहीं होता था कि जब हम बदले में एनिमल्स लाते थे तो हम उन्हें स्टोर नहीं कर पाते थे। ऐसा जब बार्टर सिस्टम में भी नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई मनी के आने से। एंड थर्ड जो काम मनी करता है वो है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए, बार्टर सिस्टम में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि भाई 20 किलो ऑफ वीट के बदले कितना किलो घी, कितना किलो कपड़ा, ये वो। बट अब ठीक है, अब हमको पता है कि भाई 1 किलो घी लेना है तो इतने पैसे देने हैं, भाई कपड़े लेने हैं तो इतने पैसे देने हैं। तो बड़े ही आसानी से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का जो वैल्यू होता है उसको मेजर कर पाते हैं, जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है तब से। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज टाइप्स ऑफ मनी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि मनी के टाइप्स बताइए। तो सबसे पहले तो कॉमोडिटी मनी आया था बार्टर सिस्टम में। उसके बाद एनिमल्स को मनी के रूप में देखा गया, फिर मेटल मनी आया, कॉइन्स वगैरह, पेपर मनी आया, पैसे, फिर प्लास्टिक मनी आया, लाइक प्लास्टिक के नोट्स एंड ऑल, एंड देन बैंकिंग मनी, ये सब जो अपना यूपीआई, पेटीएम, ये सब इनविजिबल या ई मनी आया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का आधा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन। उसके पहले हम पी लेते हैं थोड़ा सा पानी। ओके, लेट मी चेंज द कलर, आप भी बोर हो गए होंगे। इन्फ्लेशन समझिए। इन्फ्लेशन में मतलब आपको आसानी से बताओ, इसका जनरल मीनिंग होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ओके, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन समझा दीजिए। तो इसका सबसे आसान सा डेफिनेशन है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से तो समझ जाना इन्फ्लेशन आ गया है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो समझ जाना कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई होने वाली है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल्स बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। हर सेक्टर में, ऑल सेक्टर्स में आपको प्राइस राइज देखने को मिलता है। परचेस पावर कम हो जाता है। परचेस पावर का मतलब है एक आम आदमी कितना खर्च करने की शक्ति रखता है, तो वो कम हो जाता है। चौथा, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी प्राइस लेवल अगर हाई होता जाता है तो भी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, इन्फ्लेशन आ गया है। अब एकाध मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में ये जो 2-3 पॉइंट है ना, ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी समझाती हूँ। सप्रेस इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए,
गवर्नमेंट कभी कभी कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए प्राइस लेवल्स बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सप्रेस इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है। दूसरा, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए महंगाई है तो हम उसे महंगाई नहीं बोलेंगे। एंड तीसरा, when some factors of production are unemployed, अगर कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो बराबर से हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं और प्राइस राइज हो रहा है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो लोग और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उस समय प्रोडक्शन हाई होता है और प्राइजेस गिरते हैं, यानी कि डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन नहीं होता है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इफ देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है और फिर एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगा और चीज़ें ठीक होंगी। ओके, तो यहाँ पे आप इन्फ्लेशन के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई है, ये होता कैसे है? तो इसके दो मेन रीजंस है। पहला तो कि जब डिमांड बढ़ता है, और दूसरा जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो महंगाई होती है। पहला, इंक्रीज इन डिमांड। देखिए, अगर लोगों की डिमांड बढ़ गई किसी चीज़ को लेके, सपोज पेन को लेके उनकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है मार्केट में, उतने पेन्स हम मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रहे, या फिर स्लो रेट से सप्लाई कर पा रहे, तो उस चीज़ की जो प्राइस है वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ की प्राइस महंगी हो जाएगी। अब अगर ऐसा होता है ना, तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई के कम होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है, उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी में इंक्रीज इन डिमांड में हमारा पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए, जब हमारे कंट्री में जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारा पैसा होगा, और जब बहुत सारा उनके पास पैसा होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे और सप्लाई तो उतनी होगी नहीं, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन होगा। दूसरा है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करता है, जब भी कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि रोड बनवाना है, ये सब करना है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देती है, ठीक है। और वो सारा पैसा जाता कहाँ है यार, कहीं ना कहीं घूम फिर के वो कॉमन पब्लिक में ही आता है। तो फिर से लोगों के पास पैसे आ गए, जब लोगों के पास पैसे आ गए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो उतनी है ही नहीं, तो बस महंगाई बढ़ जाएगी। तीसरा है ओवर पॉपुलेशन। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ेंगी। लोगों की डिमांड्स तो बढ़ रही है, बट हमारे पास उतना सप्लाई करने को है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है। जो दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का खर्चा बढ़ जाता है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसी को तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आप देखिए, द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको याद होगा, डिमांड बढ़ने से होता है और सप्लाई कम होने से। और कुछ अदर रीजंस भी हैं जिसकी वजह से महंगाई आपको देखने मिल सकती है। पहला है कि जब गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स बढ़ा देती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। सपोज हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं और क्या पता उसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, तो फिर वो चीज़ जब हमारे यहाँ पे आएगी तभी भी उसकी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ी ही होगी, तो उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन होता है। और तीसरा, स्कैरसिटी। अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमें उस चीज़ को बचाना पड़ता है, तो उसको बचाने का एक ही तरीका है कि उसको अनअफोर्डेबल बना दो, उसको बहुत महंगा बना दो, कोई ख़रीदेगा ही नहीं, तो इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। क्लियर?
ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर किया करो यार। शेयर नहीं करोगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मेक श्योर टू लाइक और थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, इसीलिए वीडियोज़ बन रहे हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।